Hello everyone, welcome to my channel. I hope you people are doing good. This is Smriti this side. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है DNA, दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. देखिए, अगर हम डीएनए की बेसिकली बात करें तो हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है जो दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है. और वो दो स्ट्रैंड्स कौन से हैं? वो दो स्ट्रैंड्स ऐसे हैं कि एक तो वो आपस में कॉइल्ड हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि डीएनए आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक तो वो एक पॉलीमर है बेसिकली, प्लस वो दो चेन से मिलके बनता है जिनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं. और ये दोनों चेन हमेशा अपने एक दूसरे के चारों तरफ कॉइल्ड रहती हैं और एक हेलिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर बनाती हैं. दैट मीन्स अगर हम कहें ये मेरी एक चेन है, दिस इज सपोजिंगली माई वन पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इस तरीके से दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन इसके चारों तरफ ऐसे कॉइल्ड रहती है. तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम डीएनए कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, we all know that our DNA, that means the polymer, it carries certain genetic information that we generally pass from one generation to another. इसका मतलब हर एक जो हमारा ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, हमारा जो डीएनए है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली हमारे बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है. ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एक इंडिविजुअल अपने अपकमिंग प्रोजेनी यानी अपकमिंग जनरेशन पर पास ऑन करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डीएनए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस यानी हमारी बॉडी का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को मेजरली इफेक्ट करता है. दैट मीन्स अगर हमारे जीन्स ऐसे हैं कि वी आर सपोजिंगली वी आर टॉलर, अगर हमारे जीन्स में एक टॉल डोमिनेंट जीन आया है तो ऑब्वियसली वी पीपल विल बी टॉल. और अगर हमारा जीन एक शॉर्ट जीन है तो हमारी हाइट जनरली कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी. दैट मीन्स ये जो हमारा हाइट का जो करेक्टर है, जो ट्रेट है, हम ये कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं, इसको हमने हमारे पेरेंट से इनहेरिट करा है. दैट मीन्स हमारे पेरेंट ने इसको हमें पास ऑन किया है. तो ये सारी चीज़ें एज एन एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया. इसके अलावा आप हम जैसे बात करें तो हम आई का कलर कह सकते हैं, हम हेयर का कलर कह सकते हैं, हमारी हैबिट्स कह सकते हैं. ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हम रिलेट कर पाते हैं जिनसे अपने पेरेंट्स से, राइट. यानी अगर हमारा आई का कलर सपोजिंगली ब्लैक है या ब्राउन है अगर मैं कहूँ, तो अगर आप में से आपके किसी भी एक पेरेंट का आई का कलर ब्लैक या ब्राउन होगा, सिमिलर वे सेम इन्फॉर्मेशन आपको कॉपी करी जाती है और इसी तरीके से हमारा आई का कलर भी फॉर्म होता है. सो यानी हमारी सारा जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो किस में है, वो हमारे डीएनए के अंदर है. और ये सारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन यानी हमारे जीन्स डीएनए क्या करता है, पास ऑन करवा देता है जब रिप्रोडक्शन कंडक्ट करवाया जाता है. इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डीएनए की डेफिनेशन इज़ लाइक कि ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा. प्लस अलॉन्ग विद दैट हमको ये मालूम है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक प्रॉपर जेनेटिक कोड होता है. दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन इट्स ओन नेचर. इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं कहूँ, अगर कोई इंसान ऐसा है, सपोजिंगली आप अपनी फैमिली में भी देखते होंगे कि सपोजिंगली अगर आपके फादर टॉल हैं और आपकी मदर कंपैरेटिवली शॉर्ट हैं, तो आप जो सिबलिंग्स हैं यानी आप जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उसमें से कोई ना कोई एक टॉल मिलेगा और कोई ना कोई एक शॉर्ट मिलेगा. दैट मीन्स वो जो हाइट का जो करेक्टर है, जो ट्रेट है या कह लीजिए जो जीन है, वो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हो गया. यानी ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन थी जो पास ऑन करी गई. अलॉन्ग विद दैट अगर हम एक स्पेसिफिक कोड की बात करें तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड होता है. जेनेटिक कोड बेसिकली क्या है, कि ऐसा ट्रिपलेट का सेट होता है, ऐसा ट्रिपल आपके अमीनो एसिड्स का ऐसा सेट होता है और ये हर एक इंडिविजुअल में स्पेसिफिक होता है. दैट मीन्स जो मेरा जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो आपका नहीं हो सकता और आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन मेरा नहीं हो सकता. दैट मीन्स वी ऑल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिकनेस इन एवरी इंडिविजुअल एंड यही यूनिकनेस हमें एक दूसरे से क्या करती है, डिफरेंट बनाती है. यही वेरिएशन हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है. सो होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझे होंगे. इसके बाद अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि भाई कौन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था. तो वो आपके JF मिश्र थे. 1869 में इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज किया था WBCs के अंदर.
इसके अलावा 4 मेजर पीपल ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था जब डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। सबसे पहले उसमें आते हैं आपके फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। जो फ्रैंकलिन है, इन्होंने इनका एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है, अगर आप ने कभी देखा होगा तो बहुत सारी बायो की जो टेक्स्ट बुक्स रहती हैं उसमें भी वो आपको मिल जाता है। एक बहुत फेमस इनका फोटोग्राफ था जिन्होंने एक एक्सरे फोटो लिया था, जिसको हम फोटो 51 बोलते हैं। वो बेसिकली क्या शो कर रहा था, वो डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर शो कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो ओवरऑल स्टडी था, उसने बहुत सारी चीज़ें और ऐसी रिवील करी थी डीएनए के बारे में, जिसने एक ऐसा बेस फॉर्म करा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे से साइंटिस्ट बाकी यूज़ कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो आपका डीएनए है उसका एक स्पेसिफिक फीचर है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर है। सबसे पहले जो आपके ये एक्सरे डिफ्रैक्शन था उसके बेस पे ये मालूम चला था कि सबसे पहले आपका जो डीएनए है, किसकी बात कर रहे हैं हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की यानी इसकी हम इधर बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये मालूम चला था कि जो हमारे एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे जो स्ट्रक्चर निकल के आया था डीएनए का, वो क्या शो करता है, वो स्ट्रक्चरल कुछ फीचर्स को शो करता है। दैट मीन्स डीएनए क्या है, डीएनए एज इट इज कुछ नहीं है। डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक है नेचर में। हर किसी का अपना स्पेसिफिक डीएनए होता है और हर किसी का यूनिक डीएनए, एक का डीएनए दूसरे से मैच नहीं करता है कंप्लीटली, तो इसलिए वो यूनिक है नेचर। सबसे पहला ये। इसके अलावा अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करें तो जो और चीज़ें जो एक्सरे डिफ्रैक्शन ने रिवील करी थी, वो सबसे पहले तो उन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट वे या एस्पेक्ट दे दिया था साइंटिस्ट को कि वो आराम से 3D स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उसको अंडरस्टैंड कर सके। यानी एक ऐसा वे इन्होंने बना दिया था जिससे साइंटिस्ट को इजी अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही थी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो ये भी समझ पा रहे थे कि जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे फंक्शन करता है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया था, जो हेलिकल मॉडल फाइंड आउट किया गया था, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी। तो एक बार क्विकली मैं आपको वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा स्ट्रक्चर था एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे, वो क्या था, वो यूनिक था। उसने ये बताया कि आपका जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर को शो करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था उसने साइंटिस्ट को एक इजी अंडरस्टैंडिंग या इजी वे दे दिया था कि वो जो 3D मॉडल है या 3D स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको अच्छे से समझ सके। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसने ये भी इजी कर दिया समझना कि भाई जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के जैसा क्यों एक्ट करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन से मिली थी। इसके अलावा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था उससे हमें ये भी मालूम चला कि जो हमारा डीएनए है उसमें कुछ सर्टेन प्रोपोर्शंस होते हैं जो इक्वल नंबर में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं ब्रीफली, तो सबसे पहले तो 2 मेजर चीज़ें होती हैं डीएनए के अंदर, जिनको हम बोलते हैं प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स, जो हम नाइट्रोजनस बेसिस के नाम से भी जानते हैं। यानी जो हमारी डीएनए के अंदर, रुक जाइए, जो हमारे मैं यहाँ लिखती हूँ, जो हमारे डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है आपका प्यूरीन, राइट, पहला है प्यूरीन और दूसरा है पायरामिडीन। तो 2 ऐसे मेजर कंपोनेंट हैं जो आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म करते हैं, यानी आपके प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स क्या है, इसको हम लेटर ऑन कवर करेंगे आज के सेशन में। अभी के लिए अभी आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है वो प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स से मिलकर बनते हैं, और जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन था, जो स्ट्रक्चर था, वो ये शो कर रहा था कि आपके जो प्यूरीन्स हैं वो आपके पायरामिडीन के इक्वल नंबर में होने चाहिए अगर प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमको ये भी मालूम चला कि जो हमारा ये प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स है ये आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कहें कि ये
हमारा, एक मिनट में आपको दोबारा से इसको बना के दिखाती हूँ। देखिए, अगर हम कहें ये मेरा डीएनए स्ट्रक्चर है सपोजिंगली, और यहाँ इस तरीके से स्ट्रैंड देखिए प्रेजेंट रहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के बीच में, राइट। तो जो ये स्ट्रैंड्स रहते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बीच में, ये आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो ये या तो प्यूरिन होगा या पायरामिडीन होगा, जो हम आगे अभी कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये समझना है कि जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स, जो ऐसा ये जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर, जो ये आपके लैडर्स जैसा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, जो एक स्ट्रैंड समझ लीजिए या स्टेप समझ लीजिए, जो स्टेप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में आपको याद रखना है हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये भी हमको क्लियर हुआ जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टडी किया उसके बाद। दैट मीन्स फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था, इससे हमको ये भी मालूम चला कि जो हमारा प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए, और प्लस इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है जिससे ये हमेशा एक साथ बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो लास्ट चीज़ हम इससे समझ पाते हैं या हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से समझी थी, जो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने दी थी, वो लास्ट चीज़ ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमको जो शुगर प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, उसका भी स्ट्रक्चर मालूम चला था। तो अगर मैं स्ट्रक्चर नाम की बात करूँ, रादर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि भाई कौन सी शुगर प्रेजेंट थी, तो वो भी अभी हम आगे देख लेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इससे हमको जो शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो भी मालूम चला था। तो एक बार मैं क्विकली आपको ओवरव्यू वापस दे देती हूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन का, कि जो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो मॉडल प्रपोज किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर जो रिवील कर रहा था, उसके क्या क्या की पॉइंट्स थे जो हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन के मॉडल के बाद मालूम चले। सबसे पहला तो ये कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था वो आपको यूनिक फीचर बता रहा था डीएनए के, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स बता रहा था डीएनए के बेसिकली। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन ने साइंटिस्ट को एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी थी, एक ऐसा वे दे दिया था, एक ऐसा पेस दे दिया था, जिससे जो साइंटिस्ट थे डीएनए का जो 3D मॉडल था उसको अच्छे से स्टडी कर पा रहे थे। इसके अलावा डीएनए जेनेटिक मटेरियल जैसा क्यों फंक्शन करता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन, इसकी भी जानकारी हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही मिली थी। इसके अलावा जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसने ये शो किया था कि आपके डीएनए में जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, दैट मीन्स प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स, वो हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, और ये दोनों जो आपस में ज्वाइन किए जाते हैं, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन किए जाते हैं। और लास्टली जो हम समझ पाते हैं, जो हमने स्टडी ऑब्जर्व करी है इसकी, वो हमको ये बताती है कि लास्टली जो इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसका भी ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक्सरे डिफ्रैक्शन ने ही रिवील किया था। ओके, सो आई होप आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा लास्टली अगर मैं आप यहाँ पॉइंट देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ कवर करेंगे अब डीएनए मॉडल जो आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। देखिए, वॉटसन एंड क्रिक ने ओवरऑल बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी थी फ्रैंकलिन एंड विल्किन के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था उसमें। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्रैंकलिन एंड विल्किन का जो डीएनए का मॉडल था, उसको एज अ बेस मॉडल इन्होंने यूज़ किया था फॉर देयर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर स्टडी। इन्होंने बस इतना किया कि जो उनका जो ऊपर एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो मॉडल आया था उसको थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दिया, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर इन्होंने वही रखा, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड ऑन नहीं करी गई। थोड़ा कुछ बेसिक जो चेंजेस करे थे, जो कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन थी, बस उनको इन्होंने ऐड ऑन कर दिया था, जो अब एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहला अगर मैं इनके ओवरऑल या कह लीजिए की फीचर की अगर मैं बात करूँ, जो आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जो इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो जो वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, इसमें इन्होंने सबसे पहला की कंपोनेंट या कह लीजिए की फीचर जो इसका था, वो स्पेसिफिक पेयरिंग के बारे में इन्होंने बताया था। स्पेसिफिक पेयरिंग का मतलब अभी हमने कवर करा कि भाई नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए के अंदर जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बता दिया कि जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स है वो आपस में ज्वाइंट कैसे रहते हैं, कौन किससे ज्वाइन होता है। इसका मतलब देखिए, बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो मेरा प्यूरिन है वो हमारे ANT रहते हैं। अब ये ANT में अभी आगे हम जब चलेंगे तो मैं आपको इस चीज़ों को कवर कर लूँगी। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ANT होते हैं जो आपके प्यूरिन्स हैं, जिसको हम एडेनिन एंड थाइमीन बोलते हैं। ये हमेशा डबल
बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यानी हमेशा अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम पेयरिंग देखते हैं आपके इसके बीच में, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेक्स्ट पेयरिंग होती है वो आपके ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। तो एक तो स्पेसिफिक इन्होंने ये बात कही थी जो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में नहीं देखते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। जो इन्होंने इसको कंटिन्यू किया, भाई इन्होंने ये आपके प्यूरिन्स आ गए, ये आपके ये वाले आपके प्यूरिन्स आ गए और ये वाले आपके इधर वाले जो है आपके ये पायरामिडीन्स आ गए। तो बस इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स है उसमें से कौन सा प्यूरिन किस पायरामिडीन के साथ बाइंड करता है। बस बेसिकली जो वाटसन एंड क्रिक थे ये पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया था। इसके अलावा अगर हम और थोड़ी सी डिटेलिंग जाए तो इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नोटिस करी थी आपके इस नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जिससे आप कह सकते हैं एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि भाई डीएनए को भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एक और डीएनए नया फॉर्म करना हो। तो ये एक और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इन्होंने बताई थी। दैट मीन्स देखिए इन्होंने क्या कहा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम इसको कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो आपके बेस पेयरिंग होनी चाहिए, तो ये हमेशा बेस पेयरिंग ऐसे रहती है, ये वाई से वर्सा इधर से इधर भी हो सकती है। यानी ए है तो टी से बाइंड करेगा और टी है तो ए से बाइंड कर जाएगा, जी है तो सी से बाइंड करेगा और सी है तो जी से बाइंड कर जाएगा। ये अभी फर्दर आगे भी है, उसमें भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप परेशान मत होइए। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में कहा था, इन्होंने ये बताया कि भाई आपका जो ए और टी का रेशो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसी आपका जी का रेशो और सी का रेशो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इसको हम कॉपी कर पाएँ, इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट या आइडिया सजेस्ट किया कि भाई अगर हम इसको ठीक से कॉपी कर पाएँ, इस इन्फॉर्मेशन को हम ठीक से कॉपी कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पुराने डीएनए से एक नया डीएनए फॉर्म कर सकते हैं। ये इनका बेसिक की फीचर था एक और, जो जिसको हमने अभी तक समझा और जाना है। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं कि भाई कैसे कर सकते हैं ये। अभी तो हमने कह दिया कि भाई हमारा डीएनए जुड़ा होता है, उसमें बॉन्डिंग होती है, वो एक साथ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है, वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो कैसे ऐसा क्या हो पा रहा है कि जिससे हम ये बेस पेयरिंग को अलग कर पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं। देखिए क्या करना होता है, अगर हमें बेस पेयर को तोड़ना है, यानी अगर हमको एक नया डीएनए बनाना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर ये मेरा डीएनए स्ट्रक्चर है तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं अनकॉइल करूँगी। आप इसको इस तरीके से बहुत ईजिली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इसको अनकॉइल किया जा सकता है। हम इसको अनकॉइल कर सकते हैं। हमने इसको अनकॉइल कर दिया। अनकॉइल करने के बाद ये डीएनए या ये डीएनए कोई भी स्ट्रैंड होगा। देखिए डबल स्ट्रैंड्स थे, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड है। हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अनकॉइल कर दिया। अनकॉइल करने से क्या हुआ, ये दो अलग अलग स्ट्रैंड तो फॉर्म हो गए, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये स्ट्रैंड हो चाहे आपका ये वाला स्ट्रैंड हो, ये दोनों ही स्ट्रैंड को हम यूज़ कर सकते हैं एक नया डीएनए बनाने के लिए। तो दैट मीन्स उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। ये एक थोड़ा और डिटेल्ड पार्ट है। इसको मैं आपको, अगर आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये पोर्शन समझना है, तो मैं आपको एक अलग से इसके ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगी। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जो दो डीएनए हैं, अगर हमको एक सिंगल डीएनए से मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द डीएनए बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से दो डीएनए को सेपरेट कर देते हैं और दोनों डीएनए क्या करते हैं, एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसा एक्ट करते हैं, जिसमें हम अपने न्यू डीएनए को, देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जिसमें हम अपने न्यू डीएनए को, लाइक ये देखिए यहाँ हम अपने इस तरीके से न्यू डीएनए को इस तरीके से आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो होपफुली इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो ये आपका डिस्कवरी थी कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी,
कौन कौन से मॉडल दिए गए वो हमने कवर करे, और जो दोनों मॉडल दिए गए, जो एक आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे था और एक आपका जो डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था, तो इसकी कुछ डिटेल्ड स्टडी, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने कवर करे। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और मैं आपके साथ ऐड ऑन करना चाहती हूँ इस सेक्शन में, कि जो आपका ये वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, इसकी एक सर्टेन इंपॉर्टेंस और हमें पता होनी चाहिए। वो ये इंपॉर्टेंस है कि इस स्ट्रक्चर ने साइंटिस्ट को अलाउ किया, यानी एक ऐसा मीडियम दे दिया कि जिससे कि जो साइंटिस्ट हैं वो हर एक इंडिविजुअल के जीन्स को और उनके बेस पेयर्स को पता कर पाए। कैसे कर पाए भाई, इसके ऊपर एक और बहुत लंबी कहानी है भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर आपने कभी सुना होगा तो वो किया गया था, जिसमें हमने पूरा डीएनए सीक्वेंस जो है एक इंसान के अंदर, जैसा एक ह्यूमन के अंदर जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग रहती है डीएनए की, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग जो रहती है, उसके बारे में पूरा एक प्रोजेक्ट हुआ था, पूरा एक रिसर्च करी गई थी, जिसके जो हम अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वो लेटर ऑन डिस्कस कर लूँगी। आपको अगर समझना हो तो आप वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो उसको समझने में इन्होंने सपोर्ट किया था, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका बेसिक कॉम्पोजिशन जब हमको मालूम चला, डीएनए में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है जब हमको मालूम चली, तो इन चीज़ों को हमने कहाँ यूज़ कर लिया, इन चीज़ों को हमने पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर कैसे जीन्स या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर किस किस तरीके के बेस पेयर किस किस पोजीशंस पे प्रेजेंट है, इसको समझना हमारे लिए इजी हो गया। इट वाज क्वाइट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल, या उनके बेस पेयर्स कैसे कैसे हैं, इसको समझना हमारे लिए ईजी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच वॉज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। सो होपफुली इतना जो डिस्कवरी वाला पोर्शन है और जो ओवरऑल मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग करके समझाने की कोशिश करी, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए की। ये वही पोर्शन है जो अभी हमने पीछे स्लाइड में कवर करे थी, वही पोर्शन है, बस उसको थोड़ा सा एक और दो चीज़ें उसमें ऐड करके हमको और समझना है। देखिए अभी तक हम इतना समझ चुके हैं, सबसे पहला कि हमारा डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। एक हमारा डीएनए क्या है, इस तरीके से एक डबल, इस तरीके से आपका डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि हर एक डीएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड अ सिंगल चेन ऑफ अ प्रोटीन इज व्हाट, या चेन ऑफ अ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। भाई ये क्या है, देखिए अगर आपको, होपफुली मैं ये समझूंगी कि आपको ये चीज़ मालूम होगी कि आपका जो डीएनए है वो प्रोटीन बनाने में सपोर्ट करता है। डीएनए एक प्रोसेस दैट ट्रांसलेशन से आरएनए बनाता है और उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन से होकर के प्रोटीन बना देता है। ये एक और अलग प्रोटीन सिंथेसिस का पोर्शन है, मैं आज हम उसको कवर नहीं करेंगे। अगर इसके लिए लेटर ऑन मैं आपको एक और वीडियो शेयर कर दूंगी जो हायर क्लासेस में भी आपको सपोर्ट करने वाली है। सो ये हम उसको वहीं कवर करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, एक ऐसी इस तरीके से दो चेन रहती हैं जो एक आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करती है, यानी ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ रन करेगी, और ये इधर वाली आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करती है। ठीक है, कि आपका बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर है डीएनए का। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये पता होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा कि हमारा जो डीएनए है वो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलके बनता है। हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलके बनता है। नाउ व्हाट इज़ दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसको भी अभी हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये रिपीटेड फैशन में होता है। यानी आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस खत्म हो गया, उसके बाद अगला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाता है, उसके बाद अगला, ऐसे एक चेन बनती चलती है जो हमारा डीएनए फॉर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जैसे नेक्स्ट पॉइंट में भी देख सकते हैं, जो हमारा आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ साथ इसमें हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है एंड फॉस्फेट होता है। ओके, शुगर की बात अगर मैं करूँ, देखिए स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी 2 स्ट्रैंड्स हैं हमारे डीएनए में। हमने ये समझ लिया वो 2 स्ट्रैंड्स हैं क्या, वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। यानी एक चेन आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम रन करती है और एक चेन आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रन करती है। इतना हम समझ गए। इसके बाद हम ये भी समझ गए कि हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं जो आपके प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, प्यूरिन्स कौन है भाई, आपके जो एडेनिन है, ग्वानिन है, वो आपके कौन है, वो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। कौन से वाले, प्यूरिन्स। इसके अलावा पायरामिडीन्स है जो आपके थाइमीन्स एंड साइटोसिन है।
तो ये क्या है, हमारी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स है जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस का पार्ट है, यानी आपके नाइट्रोजनस बेसिस दो पार्ट में यहाँ कवर हो गए, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ये हम समझ लिए। इसके बाद आपको ये और समझना है कि एक तरीके की शुगर भी हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर बेसिकली आपकी एक 5 कार्बन शुगर होती है, यानी इसके अंदर 5 कार्बन चेन प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए हम इसको 5 कार्बन शुगर भी या पेंटोज शुगर के नाम से भी इसको जानते हैं। बट ओवरऑल अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए कहीं, या आपको स्पेसिफिक जानना है कि भाई कौन सी वो ऐसी पेंटोज शुगर है, देखिए 5 कार्बन की शुगर और भी है, पेंटोज शुगर और भी है, लेकिन डीएनए के अंदर जो शुगर है वो आपकी डीऑक्सीराइबोज रहेगी। ऐसी इसी तरीके से अगर मैं आरएनए की बात करूँ, आरएनए के पास भी आपकी एक 5 कार्बन शुगर है, वो भी पेंटोज शुगर है, लेकिन डीएनए के केस में जो शुगर है और आरएनए के केस में जो शुगर है वो दोनों अलग रहेंगी, यानी उनका कॉम्पोजिशन जो है वो अलग रहेगा। तो ये आपको बेसिक समझना है कि 5 कार्बन शुगर तो है, बट दैट 5 कार्बन शुगर और पेंटोज शुगर इज एक्चुअली योर डीऑक्सीराइबोज शुगर। सो होपफुली इतना पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि हमारा जो डीएनए है, हमने इतना तो समझ लिया कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलकर बनता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से पहले आपको एक चीज़ और समझनी है, वो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड आपका न्यूक्लियोटाइड ही बनाएगा। देखिए न्यूक्लियोसाइड की जब भी हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड में आपका सबसे पहले तो आपके नाइट्रोजनस बेसिस, मैं यहाँ शॉर्ट में NB लिख दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें, तो आपके नाइट्रोजनस बेसिस अलॉन्ग विद दिस अगर हमारे पास शुगर है, यानी आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर दोनों आपस में मिलके आपके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और अगर आप यहाँ न्यूक्लियोटाइड देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ शुगर भी आ गया, या नाइट्रोजनस बेस भी आ गया, है ना, बस बचा क्या? बचा आपका फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका बेटा, मैं यहाँ आपको वापस लिख देती हूँ, देखिए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड आप कह सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है ना। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है भाई? नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर है। न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ अगर हमारा 1 और मोर देन 1 एक फॉस्फेट ग्रुप और आकर के अगर उस पर ऐड हो जाए, तो यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिल करके आपका क्या बनाते हैं? आपका न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। सो होपफुली न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हम स्ट्रक्चर की बात कर लिए। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपके साथ एक पॉइंट कवर करा था, देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ आपको और इजी रहेगा समझना। यहाँ मैंने आपके साथ एक डीएनए का स्ट्रक्चर को शेयर किया है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ तो सबसे पहले देखिए आपको ये याद रखना है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड एडेनिन। इन चारों में से आपके एडेनिन जो हम एब्रीवेट करते हैं SA एंड योर ग्वानिन जिसको हम एब्रीवेट करते हैं SG, ये दोनों मिलके आपके प्यूरिन्स बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया, अभी हमने पीछे भी ये चीज़ को कवर किया था, ये दोनों मिलके आपके प्यूरिन्स बनाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा साइटोसिन है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं SC, और जो हमारा थाइमीन है जिसको एब्रीवेट करते हैं ST, ये दोनों मिलके हमारा पायरिमिडीन बनाते हैं। सो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए इन चारों में से कौन से प्यूरिन है और कौन से पायरिमिडीन है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है कि जो हमारा एडेनिन है, जो हमने अभी पीछे भी कवर किया, एडेनिन हमेशा आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनिन आपका हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से बाइंड करता है, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से बाइंड करता है, और प्लस ये वाइस वर्सा भी बाइंड करेंगे। दैट मीन्स अगर अगर थाइमीन है तो ऐसा नहीं है कि भाई थाइमीन है तो वो एडेनिन से बाइंड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, उल्टा भी बाइंड कर जाते हैं, वाइस वर्सा भी ये वर्क करते हैं। दैट मीन्स अगर आपका थाइमीन है तो वो एडेनिन से बाइंड कर जाएगा, और आपका अगर साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से ईजिली बाइंड कर जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो इधर इस केस में 2 हैं, इस केस में 3 हैं, बस ये कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे। शिफ्टिंग
आपकी ग्वानिन की लेफ़्ट टू राइट या साइटोसिन की लेफ़्ट टू राइट हो सकती है। एक इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शुगर जो आपकी बैकबोन रहती है वो मैंने आपको बता दिया। शुगर कौन सी है इसमें? शुगर है आपकी पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, जो कौन सी है वो है आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बेस पेयर आप समझिए कि बेस पेयर्स हमारे कौन है? बेस पेयर्स हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ जी को बाइंड कराया गया है सी से, लेकिन अगर आप यहाँ देखें, देखिए यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जी बाइंड हो रहा है सी से, लेकिन अगर हम यहाँ देखें यहाँ सी बाइंड हो रहा है जी से, है ना। जैसे मैंने आपको पता है उल्टा चलता है। ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ पहले टी बाइंड हो रहा था ए से, अब ए आ गया तो ए से टी बाइंड कर जाएगा, यानी ये वाइस वर्सा भी चलता है। ठीक है, तो होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आपको एक और 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रोजनस आपके ओवरऑल डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं, राइट, ये जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं, तो इन स्ट्रैंड्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये एक स्ट्रैंड है भाई और ये एक स्ट्रैंड है। इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए जो ये आपका गैप है, जो 2 रग्स कह लीजिए, 2 स्टेप कह लीजिए, स्टेप कहना आपको या स्टेप वर्ड से समझना आपको ज़्यादा इजी रहेगा। जो 2 स्टेप्स हैं या जो 2 बेस पेयर्स हैं आपके डीएनए के, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन रहेगा, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन रहेगा, ये आपका एक टर्न माना जाता है। ये आपका 1 ये आपका 1 टर्न माना जाता है। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ समझनी है कि एक टर्न के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, यानी 10 बेस पेयर होते हैं। एक टर्न के अंदर कम से कम 10 बेस पेयर्स होते हैं। और जो इसका ओवरऑल साइज़ है, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने आपको ये मार्क करा है, इसका जो ये ओवरऑल साइज़ है ये आपका 34 एंगस्ट्रॉम रहता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको वापस से क्लीन करके आपको समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, और अगर यहाँ थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा तो वो समझ में आ जाए। देखिए क्या हो रहा है भाई, इसका गैप तो क्या है, इसका गैप 2 स्ट्रैंड्स के बीच का गैप हमारा क्या है, आपका 20 एंगस्ट्रॉम है। 2 बेस पेयर के बीच का कितना है भाई, 3.4 एंगस्ट्रॉम है, राइट। इसके अलावा जो हमारा ये एक टर्न है, इसका जो पूरा साइज़ है वो कितना है, वो 34 एंगस्ट्रॉम है ना। एक टर्न में हमारे पास कितने बेस पेयर है, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा भाई 1 टर्न है, राइट। और एक टर्न के अंदर आपके 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इतनी पार्ट हमने कवर करा था, होपफुली इतना ही आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप इससे रेफरेंस ले सकें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए अब आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम आपका डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो डीएनए पैकिंग मतलब डीएनए किस तरीके से पैक्ड है हमारी सेल्स के अंदर, वो स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपका जो डीएनए पैकिंग है वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में होता है। अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करें तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एक तो देखिए ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने देखिए 2 तरीके से, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, बस आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके मैंने बस यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं
न्यूक्लियोसोम के अंदर। वापस यहाँ आ जाते हैं स्लाइड पर। देखिए सबसे पहले तो हमारे जो डीएनए है वो उसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, ये रहा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, ये एक ऐसा मॉडल बनते हैं जिसपे डीएनए रैप कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प्स, ये न्यूक्लियोसोम जो है इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एंड कॉम्पैक्ट डीएनए विद इन द न्यूक्लियस, है ना। ये मैंने आपको बताया कि भाई डीएनए की पैकिंग करने के लिए, डीएनए को एक सेल के अंदर रखने के लिए क्या यूज़ होता है भाई, न्यूक्लियोसोम वो स्ट्रक्चर है जो डीएनए को, भाई देखिए सेल बहुत छोटा है, डीएनए अच्छा खासा हमारे लेंथ में, अगर हम उसको अनकॉइल कर दें तो अच्छा खासा लेंथ का हमारा डीएनए रहेगा, जो इतना बड़ा सेल नहीं है। तो इतने बड़े डीएनए को सेल अपने अंदर ऑक्यूपाई कैसे करे, इट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द सेल टू परफॉर्म इट, राइट। तो इसको करने के लिए क्या होता है, इसको करने के लिए ये होता है कि डीएनए क्या करता है, आपके प्रोटीन्स के, जो आपके हिस्टोन प्रोटीन है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, इसके चारों तरफ डीएनए कॉइल हो जाता है। यानी अगर मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे सपोज ये मेरा एक हिस्टोन है, तो डीएनए क्या करेगा, इसके चारों तरफ अपने को इस तरीके से कॉइल कर लेता है। तो यानी एक छोटे से एरिया में बहुत सारे डीएनए आपस में कॉइल हो करके या पैक हो जाता है, जिससे उसको स्टोर करना क्वाइट ईजी हो जाता है। तो ये बेसिक फंक्शन है किसका, न्यूक्लियोसोम का। इसके अलावा आप देख सकते हैं ईच न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टामर। यानी आपके जो हिस्टोन है कि आपके 8 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। 2 कॉपीज ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। यानी आपके 4, ये कौन है, 4 आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, और इन सब की 2-2 सेट होते हैं। यानी दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से आपका जो ऑक्टामर बन रहा है, राइट, जो आपका ऑक्टामर बन रहा है, उस ऑक्टामर पे आपका जो डीएनए इस तरीके से कॉइल हुआ, इस डीएनए के अंदर आपके 146 बेस पेयर होते हैं। अगर आपको वापस अगर याद करवाएं तो एक टर्न में कितने होते हैं भाई, एक टर्न के डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं। अब आप समझ लीजिए इस तरीके से रैप हो चुका है कि एक आपका जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर 146 बेस पेयर ऑफ अ डीएनए क्या हो चुके हैं, रैप हो चुके हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको आपके साथ डायग्राम वापस से शेयर करती हूँ, ताकि आपको एक बार फिर से इसको समझना ईजी हो। देखिए यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पे देखिए 8 ऑक्टामर्स ये आ गए, राइट, इंटू 2 ईच है। मैंने आपको बताया था ये क्या है भाई, ये इंटू 2 ईच है, और एक हिस्टोन आपका ये है, राइट। इसने क्या करा, इस हिस्टोन ने तो आपका एक लेडर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और इन 8 ऑक्टामर पे आप 4 इधर देख पा रहे हैं, ऐसे 4 इधर नीचे है, ये आपका डीएनए जा रहा है। इस तरीके से कौन जा रहा है, ये आपका डीएनए जा रहा है। तो डीएनए क्या हो गया है, डीएनए आपका रैप हो गया है किसके ओर, चारों तरफ आपका न्यूक्लियोसोम के, या सॉरी कह लीजिए आपके हिस्टोन के चारों तरफ आपका डीएनए रैप हो चुका है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ऐसे आप सेम, यही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको दिखाया। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं एक आपका H2A, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, एक आपका H2A ये है, राइट, एक आपका H2A यहाँ हो गया, H2B एक यहाँ हो गया, H2B एक यहाँ हो गया, कितने हो गए 4, ये आपका H3 आ गया, ये एक ये H3 हो गया, कितने हो गए 6, एक H4 ये आ गया, एक H4 ये आ गया, हो गया टोटल 8, राइट। अब ये 8 तो कौन है, 8 तो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, है ना। एंड एक और हिस्टोन रहता है जो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, राइट। और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, यानी जैसा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा, सेम स्ट्रक्चर ऐसा आपको यहाँ पर भी दिखेगा। एक बार मैं इसको वापस क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप लोग ठीक से इसको वापस से समझ लें, राइट। इतनी बात हो गई। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, आप यहाँ देखिए अच्छे से, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है, आपका जो डीएनए है ये यहाँ इस तरीके से ऐसे करके यहाँ ये ऐसा गया, और ऐसे इसी तरीके से आपका ये यहाँ पर यहाँ से होकर ऐसा अगले वाले भी हिस्टोन से होकर के चला गया, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके न्यूक्लियोसोम बीड्स हैं, ठीक है। यानी आपकी क्या है, ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स हैं जिसके अंदर कौन पैक्ड है भाई, 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए पैक्ड हैं। सो होपफुली आपको ये भी बात, ये भी पोर्शन क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए पे।
तो फंक्शन ऑफ डीएनए तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि भाई डीएनए के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो डीएनए क्या कराता है भाई, डीएनए सबसे पहले रैप्लिकेशन कराता है। डीएनए अपने आप को रैप्लिकेट कर पाता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना पाता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए को हम इजीली म्यूटेट कर सकते हैं। अगर हमको नेचर में वेरिएशन क्रिएट करनी हो तो हम एक ही सिंगल बेस पेयर भी अगर ऐड कर दें, डिलीट कर दें, अगर उसको उसका ट्रांसवर्जन कर दे, इन्वर्जन कर दे, उसको ट्रांसलोकेट कर दे, तो इन किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को आसानी से म्यूटेट कर सकते हैं। तो म्यूटेशन भी क्या है, एक और अनदर फंक्शन है जो डीएनए क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, राइट। इसके अलावा डीएनए को ट्रांसक्राइब भी किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डीएनए से हम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कौन से दो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन भी हम उसमें करा सकते हैं ताकि डीएनए से क्या बन सके, प्रोटीन बन सके। डीएनए को हम एज अ फिंगर प्रिंटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई अगर कोई भी क्रिमिनल केस अगर हमारे सामने है, या कह लीजिए अगर हमको पता करना है कि भाई जो हमारे पास सैंपल आया है ये किसका सैंपल है, तो डीएनए को हम आसानी से सीक्वेंस कर सकते हैं, और उस सीक्वेंसिंग से हम डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है, उससे हम क्या करते हैं, उसको आराम से उसका सीक्वेंस पता कर सकते हैं कि भाई सैंपल में क्या सीक्वेंस है डीएनए का, और उससे हम जो भी आपके XYZ इंडिविजुअल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्टली आपके डीएनए को जीन थेरेपी में भी इस्तेमाल करा जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है वो जीन ही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं कहूँ ये मेरा इस तरीके से क्या चल रहा है, अगर ये मेरा सपोज ये मेरा डीएनए स्ट्रैंड है, इस तरीके से इस पर ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस की लैडर्स प्रेजेंट है, तो ये मेरा एक जेनेटिक कोड हो गया, ये मेरा दूसरा जेनेटिक कोड हो गया। इसी तरीके से आगे क्या करेगा, ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये आपके 3 अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे रहे होंगे, यानी कि सब क्या कर रहे हैं आपको, ये आपका ये जो आपके 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर दे रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा एक स्ट्रैंड था, ये इसके बेस पेयर्स हैं, ये 3 बेस पेयर्स मिलके आपका एक अमीनो एसिड बनाएंगे। इसी तरीके से आगे भी आपके इसी तरीके से ट्रिपलेट्स या जेनेटिक कोडॉन्स कह लीजिए, ये प्रेजेंट होंगे। ये आपका क्या बन रहा है, ये अमीनो एसिड है। इसी तरीके से ये चेन ऐसी चलती जाती है, और इसी चेन को हमने नाम क्या कहते हैं भाई, हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। अब ये क्या है, देखो अब ये जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, देखिए अगर मैं कहूँ एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये हमारे क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट हैं डीएनए के। तो यही छोटे छोटे पार्ट ऑफ द डीएनए या सेगमेंट या फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए को हम कहते हैं जीन, राइट। तो जीन, अब सीधी सी बात है, जीन थेरेपी करनी है तो डीएनए के लेवल पे ही जाकर के आपको करनी पड़ेगी, जीन लेवल पे ही आपको करनी पड़ेगी। तो डीएनए को आप जीन थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस, तो उसके डीएनए में जहाँ पर भी आपको अगर चेंज दिख रहा है, तो उस जीन को आप आराम से क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। सो होपफुली ये पोर्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा, और सारे फंक्शंस भी आपको क्लियर हुए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया। थैंक यू एंड टेक केयर।